नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 17 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, कौन सा देश पूर्ण रूप से परमाणु ऊर्जा मुक्त देश बन गया है। अर्थात कौन सा देश अपने आखिरी 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करके पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा मुक्त देश बन गया है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन। तो आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया। जो आखिरी 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बचे थे जर्मनी के, उसने उसे बंद कर दिया और इस फैसले ने पिछले 6 दशकों से अधिक समय से चले आ रहे परमाणु ऊर्जा के उपयोग का अंत कर दिया है और इसके साथ ही इस तरीके से वह पूर्ण रूप से परमाणु ऊर्जा मुक्त देश बन चुका है। वहाँ एक भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। तो इस तरीके से वो पूरे तरीके से परमाणु ऊर्जा मुक्त देश बन गया है। मतलब जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ या न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी इस चीज़ का यूज़ करके नहीं बनाई जाएगी। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। बिजली वहाँ पैदा इस चीज़ का उपयोग करके नहीं की जाएगी। अब इस ऊर्जा की कमी को ऊर्जा की कमी कैसे हो रही है? क्योंकि जब इतने रिएक्टर्स को बंद कर दिया गया है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पैदा हो रही थी, तो अब ये ऊर्जा की कमी हुई है। तो अब इस ऊर्जा की कमी को जर्मनी गैस और कोयले का उपयोग करके पूरा करेगा। गैस और कोयले का उपयोग करके पूरा करेगा। तो देखिए, एक तरफ तो ऐसा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? ताकि कोयला ना जलाना पड़े, क्योंकि कोयला एक तरीके से जीवाश्म ईंधनों में सबसे हानिकारक ईंधन माना जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है, कार्बन रिलीज़ होता है और ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उससे बचने के लिए उस चीज़ के अल्टरनेट में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पे यूरेनियम यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को भी अब जर्मनी ने बंद कर दिया है और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करके गैस और कोयले का उपयोग करेगा। तो ये एक तरीके से हानिकारक ही है, गैस और कोयले का उपयोग करना कंपेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज़ करना। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यूज़ करेंगे तो वो एक हद तक सही भी रहता, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था? तो रीज़न एक बार देखते हैं आखिर क्यों ये कदम उठाया गया। तो देखिए, 1970 के दशक में जर्मनी में एक शक्तिशाली परमाणु विरोधी आंदोलन उभरा। वहाँ पे आंदोलन इस बात का चलने लगा कि परमाणु संयंत्र ये बंद होने चाहिए। 1970 के दशक की बात है और इसी आंदोलन ने वर्तमान में सत्तारूढ़ जर्मनी की ग्रीन पार्टी को जन्म दिया था। ये आंदोलन जब चल रहे थे तो इसी आंदोलन के दौरान एक पार्टी का जन्म हुआ था, ग्रीन पार्टी। और ये ग्रीन पार्टी आज जर्मनी में सरकार बना के बैठी है। जर्मनी में जो सरकार है वहाँ पे इस पार्टी को भी सीट्स मिली हुई है, ग्रीन पार्टी को। इसकी भी सीट वहाँ पे रिज़र्व है। तो इस पार्टी की बात तो सुनी ही जाएगी, क्योंकि सरकार में ये पार्टी है। और ये पार्टी शुरू से कहती आ रही है, नाम में देखिए ग्रीन पार्टी है, शुरू से कहती आ रही है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करना चाहिए। अब ये 1970 के दशक से चला आ रहा है। उसके बाद फिर 2-3 घटनाएं और बैक टू बैक इस तरीके से हुई कि जर्मनी को और इस बात पे बल मिलता गया कि हाँ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 1979 में क्या है, 1979 में क्या हुआ था? पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा संयंत्र घटना हुई थी। 1986 में चेरनोबिल में परमाणु संयंत्र भयानक तबाही हुई थी। चेरनोबिल को वन ऑफ द मोस्ट, या फिर कहना चाहिए सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा डिज़ास्टर माना जाता है चेरनोबिल को। चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में है। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में 1986 में भयानक तबाही हुई। उसके बाद 2011 में एक जापान की भी घटना है। जापान के फुकुशिमा दाइची प्लांट में हादसा हुआ था। जापान के फुकुशिमा दाइची प्लांट में वहाँ हादसा हो गया था। तो इस तरीके से बैक टू बैक ये घटनाएँ हुई और जर्मनी को और विश्वास होता गया कि हाँ, ये सही बात है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र सेफ़ नहीं है, कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है, कभी भी ये लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो जापान की घटना के बाद तत्कालीन चांसलर जो वहाँ की थी जर्मनी की, एंजेला मार्केल, अभी कौन है जर्मनी की चांसलर? ओलाफ शॉल्ज़। और उस समय पे कौन थी? एंजेला मार्केल। इन्होंने घोषणा की कि पुराने संयंत्रों को तुरंत बंद करने के साथ ही जर्मनी परमाणु शक्ति को ख़त्म करने की गति तेज़ कर देगा। और ये गति आज इतनी तेज़ हो गई है कि सभी परमाणु संयंत्र बंद हो ही चुके हैं। चलिए एक बार जल्दी से एकदम बेसिक तरीके से हम लोग ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आ गई है। तो देखते हैं ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एकदम बेसिक तरीके से देखते हैं। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है शहर में, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस जनरेटर का यूज़ होता है। अब इस जनरेटर को
रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए, ताकि जनरेटर से बिजली प्रोड्यूस हो सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, टरबाइन का यूज़ होता है। अब यह टरबाइन है, टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम का उपयोग होता है। स्टीम मतलब वाष्प का, भाप का। और इस भाप में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि वो बहुत बड़ी टरबाइन को भी रोटेट कर देती है। ठीक है। अब ये जो भाप है ये कहाँ से आता है? तो भाप जो होता है वो पानी से बना हुआ होता है। पानी, अब भाप बनेगा कैसे? पानी को गर्म करके। पानी को गर्म करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में पानी को भाप बनाने के लिए कोयले का उपयोग होता है, कोल का। और वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल कोयले का उपयोग ना करके यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो बस यही फ़र्क है। ठीक है। वहाँ पर कोयले का उपयोग होता है तो इसलिए वो थोड़ा हानिकारक हो जाता है, और यहाँ पर यूरेनियम का उपयोग होता है तो ये थोड़ा कम हानिकारक होता है, मतलब पर्यावरण के लिए। अब न्यूक्लियर ईंधन के रूप में हमने यूरेनियम का उपयोग किया, तो यूरेनियम में विस्फोट करा करके एनर्जी उत्पन्न होती है। अब देखिए ये एनर्जी एक तरीके से यहाँ पे जा रही है। अब ये एनर्जी यहाँ पे जा रही है और इस पानी को गर्म कर रही है। ये पानी जो यहाँ से आ रहा है, ये पानी यहाँ से गर्म होता है, गर्म होकर के यहाँ से भाप बन के जाता है टरबाइन में। टरबाइन को वो रोटेट करता है। टरबाइन जब घूमता है तो टरबाइन क्योंकि जुड़ा होता है कपलिंग के थ्रू जनरेटर से, तो जनरेटर घूमने लगता है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू और इन सब के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है शहर में। तो इस तरीके से इसमें बिजली प्रोड्यूस होती है। ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है। और हालांकि यहाँ पे और भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कंडेंसर भी। कंडेंसर का मेन ये यूज़ होता है कि जो टरबाइन से भाप आ रही है, टरबाइन से जो बची हुई भाप आती है, हाई प्रेशर भाप जो आती है, इस भाप को कंडेंस कर देना, मतलब पुनः पानी में कन्वर्ट करना। और ये पानी फिर से यहाँ यूज़ हो जाता है, फिर से भाप बनने के लिए यहाँ से फिर से चले जाता है वापस। तो इस तरीके से रीयूज़ होता रहता है। और देखिए एक चीज़ और है, ये जो हम लोग अधिकतर देखते होंगे किसी पावर प्लांट के बाहर, ये अधिकतर दिख जाती है ये चीज़ इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलिंग टावर कहते हैं। कूलिंग टावर नाम से समझ में आ रहा है, कूलिंग टावर मतलब ठंडा करने वाला टावर। यहाँ पे भी गर्म पानी की वाष्पों को छोड़ा जाता है, भाप को छोड़ा जाता है, और फिर यहाँ से कूल होकर के कूलिंग टावर में पानी ठंडा होकर के फिर से वो पानी एकत्रित हो जाता है, और फिर से उस पानी को न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। तो कूलिंग टावर का वही यूज़ है, पानी को फिर से कूल करके ठंडा करना ताकि इसे दोबारा यूज़ किया जा सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में निवेश प्राप्त करने वाला भारत कौन से क्रम का देश बन गया है? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठवा। तो आंसर है पाँचवा। देखिए AI स्टार्टअप में निवेश प्राप्त करने वाला मतलब जो स्टार्टअप हैं जो कि AI की मदद से बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए स्टार्टअप, या फिर ऐसे स्टार्टअप जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, वैसे स्टार्टअप में निवेश प्राप्त करने वाला मतलब बाहर से निवेश आया हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आया हो, विदेश से या कहीं से भी निवेश प्राप्त करने वाला भारत 5वें क्रम का देश बन गया है। अब ये जो 5वां रैंक आया है ये किसी न किसी इंडेक्स के थ्रू ही आया होगा, इंडेक्स के हिसाब से। तो देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। सूची में भारत से आगे कौन कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इसराइल। भारत में AI स्टार्टअप्स को कुल राशि के रूप में 3.24 बिलियन अरब डॉलर का निवेश मिला, जिसे दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया गया। तो इन देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और बाकी 5वें रैंक पे है। शुरू के 4 रैंक पे कौन कौन है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इसराइल है। ठीक है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मतलब AI स्टार्टअप्स जो हैं वो कितना निवेश प्राप्त कर पा रहे हैं, इस चीज़ में भारत 5वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पशु महामारी तैयारी पहल एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? ऑप्शन हैं नितिन गडकरी, पुरुषोत्तम रूपाला, सर्बानंद सोनोवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। नितिन गडकरी कौन है? ये परिवहन मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? आयुष मंत्री हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल मंत्री हैं। इसका आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी के केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 2 महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की।
तो पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी के केंद्रीय मंत्री हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई है? पहला है APPI एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, और एक है AHSSOH एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। यह शुभारंभ भारत के राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित होगा। विश्व बैंक इसमें पैसा देगा। इसका उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक पारिस्थितिकी बनाना है। देखिए, बेसिकली वही है कि अगर एनिमल्स में या पशुओं में कोई पेंडेमिक मतलब महामारी फैलने की आशंका हो तो उसकी प्रिपेयर्डनेस तैयारी करना, ये एक चीज़ हो जाएगी। और एनिमल हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करना, पशुओं के हेल्थ सिस्टम को पूरे तरीके से सपोर्ट करना, ये बेसिकली हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये 2 पहलू हैं। यह परियोजना 5 राज्यों में आयोजित की जाएगी और पशु स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से जुड़े हितधारकों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। मतलब पशुओं का स्वास्थ्य सही रखा जा सके और रोग प्रबंधन, जो डिसीज़ हैं उनको सही से मैनेज किया जा सके, वही इस चीज़ का मेन मोटिव है। ये जो 2 पहलू हैं APPI और AHSSOH, पशुओं का संरक्षण करना। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य में हेल्प नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य में हेल्प स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के लिए विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। अब ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ही है जो हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए, हेल्प एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपांशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए, नाम से क्या समझ में आ रहा है? लाइफ स्टॉक मतलब कि पशुधन उत्पादन। तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ाना मतलब पशुधन उत्पादन का विस्तार करना, उसको एक्सपांड करना, उसको बढ़ाना। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित हेल्प पशुओं के विभिन्न संक्रामक रोगों को रोकने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान कराना, पशुओं की टैगिंग करना और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा परिकल्पित हेल्प की योजना के तहत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए महिलाओं को चुना गया है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि लाइव स्टॉक को एक्सपांड करना, लाइव स्टॉक पशुधन उत्पादन को बढ़ाना, उसके लिए एक्रेडिटेड एजेंट की नियुक्ति करना ताकि पशुधन के उत्पादों को बढ़ाया जा सके। और इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित जो हेल्प होंगे मतलब जो एक्रेडिटेड एजेंट होंगे, मान्यता प्राप्त एजेंट होंगे, वो किस तरीके से हेल्प करेंगे किनकी? पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान कराना, उनका पशुओं की टैगिंग करना, पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना, ये उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। तो आंसर है 14। भारत 14 पदक जीते हैं। और देखिए, नाम से इस लोगों में अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई। इसमें भारत ने कुल 14 मेडल प्राप्त किए। 14 मेडल्स में से क्या क्या है? 1 स्वर्ण है, 3 रजत हैं और 10 कांस्य हैं। 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। देखिए, 10 कांस्य पदक जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये हम लोग मानते हैं। भारत का नाम इन लोगों ने भी ऊंचा किया है कांस्य पदक प्राप्त करके। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वर्ण और रजत यही हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, 1 स्वर्ण पदक किसने जीता? अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और 3 रजत में से 1 रजत जीता, 1 सिल्वर जीता निशा दहिया ने 68 किलोग्राम कैटेगरी में। 1 जीता रूपिन ने ग्रीको रोमन श्रेणी में। ग्रीको रोमन श्रेणी या फिर क्या होता है? एक तरीका होता है, जैसे खेलने का एक तरीका, जैसे फ्री स्टाइल होता है, फ्री स्टाइल कुश्ती, वैसे ही ग्रीको रोमन कुश्ती भी होता है, उस स्टाइल में जीता इन्होंने। और 1 जीता अंतिम पंघाल ने। तो चलिए ठीक है, ये कौन है? ये हैं अमन सहरावत, ये हैं निशा दाहिया जिन्होंने सिल्वर जीता, निशा दाहिया। ये हैं ग्रीको रोमन के रूपिन नाम है इनका। ये हैं अंतिम पंघाल। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है मिनी रत्न पहली श्रेणी का, मिनी रत्न दूसरी श्रेणी का, नवरत्न का या महारत्न का। तो आंसर है मिनी रत्न पहली श्रेणी का। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा दिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। SECI ने अपने निरंतर प्रदर्शन, जुड़ाव और संचालन की अधिकारिता के कारण कम समय में इसे हासिल कर लिया। मतलब इस श्रेणी को कम समय में हासिल कर लिया। SECI ने देश में RE क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि में केंद्रीय भूमिका निभाई है और देश की स्वच्छता समझौते कार्बन में कमी में योगदान दिया है। रीन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। और क्यों कहा जा रहा है कि कार्बन में कमी में योगदान दिया है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऐसा एकमात्र PSU है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है, ठीक है। पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे ये बेस्ड है, सोलर एनर्जी को समर्पित है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कार्बन की कमी में योगदान दिया है इसने और देश में रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी से वृद्धि की है। प्रधानमंत्री के पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करता है। SECI प्रधानमंत्री के पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करता है और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के पंचामृत लक्ष्य जो हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी है, 2030 तक हमें गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है, एनर्जी हमें प्राप्त करनी है। तो उसमें ये बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। बात करें अगर भारतीय सौर ऊर्जा निगम की, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। यह एकमात्र ऐसा PSU है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। अब तक SECI ने 56 गीगावाट से अधिक 56 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा रीन्यूएबल एनर्जी परियोजना क्षमता प्रदान की है। इसकी प्रबंध निदेशक कौन है वर्तमान में? सुमन शर्मा। अब भारतीय सौर ऊर्जा निगम को क्योंकि अभी मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिल गया है, इसीलिए प्रबंध निदेशक का नाम याद रखना भी ज़रूरी है, सुमन शर्मा। अब वैसे किसी एक कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा कैसे मिलता है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट में हो, लगातार वो फ़ायदे में रही हो और एक बार उसे 25 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ हो, 25 करोड़ का उसे शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ हो और 3 बार वो फ़ायदे में रही हो, 3 साल से लगातार वो फ़ायदे में हो। तो इस तरीके से उस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है 55, 65, 77, 135। तो आंसर है 77 रैंकिंग है भारत की। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? वेनेजुएला, सबसे अधिक आपराधिक देश माना गया है वेनेजुएला। सेकंड पे है पपुआ न्यू गिनी, तीसरे पे है दक्षिण अफ्रीका और सबसे कम अपराध जहाँ होते हैं वो माना गया है जापान, 135वें नंबर का। हाँ, वो अलग बात है जो परसों ही अभी न्यूज़ आई थी कि वहाँ के प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक कर दिया गया था, बम फेंक दिया गया था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इंडेक्स के हिसाब से 135वें नंबर पर जापान है जो सबसे कम आपराधिक देश माना जा रहा है। तो भारत का हमें याद रखना है 77, 77वां। पहला याद रखेंगे हम लोग वेनेजुएला, सबसे अधिक आपराधिक देश, और सबसे लास्ट याद रखेंगे जापान, 135वें नंबर पर। चलिए लास्ट क्लास को हम लोग रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जूस नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जुपिटर के लिए तथा उसके उपग्रहों के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर है तेलंगाना। जापान, भारत और फ्रांस ने किस देश के ऋण समन्वय के लिए एक साझा मंच की घोषणा की? तो वो श्रीलंका की मदद के लिए की है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के बाजरा खाद्य महोत्सव का उद्घाटन मुंबई में हुआ। ये क्वेश्चन गलत मतलब अधूरा लिखा गया था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। हाल ही में कौन सा देश ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश बना है? तो वो है घाना। और उस मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M। ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड किस देश के द्वारा किया गया अभ्यास है? तो ये किया गया था चीन के द्वारा, ताइवान को डराने के लिए। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली कूल रूफ नीति
अपनाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो है तेलंगाना। हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो ये रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।